सारी बीमारियां हो रही है और कई लोगों की जान जा रही है। तो आई होप मैं यही भगवान से दुआ करती हूँ कि आप एक अपने आदमी घरों बोले में पैसे किए अभी सुरक्षित होंगे 7,000 रुपये और ट्रांसफर अपना मतलब गए ही सेहत का ज्यादा कई ध्यान लोग रखें। वापस आ जाएंगे नहीं। मेरा नहीं नाम ये सपना नहीं बाफना कटेगा मतलब और मैसेज मैं आया मुंबई होगा मैसेज आ महाराष्ट्र से गया बिलोंग करती मैसेज आ हूँ। कट गया गया आज जैसे का ही जो ना पैसे कट वेबिनार गए होने जा रहा है 7,000 वो रुपये कट ऐसे गया लेकिन उसके शख्स बाद के पहुंचे ही नहीं है फेल हो गया मैसेज रिलेटेड वो है गूगल क्योंकि पे वो जो आपको वापस हमारे आएगा इस गूगल आरसीएम जी ने बिजनेस में गूगल सबसे खोल दी तो है कह गूगल सकते पैसा हैं नो कि पैसा नई ना है ट्रांसफर नहीं और रहा भाई खुद पैसा एकदम ले नहीं रहा धमाकेदार देखिए उन्होंने आरसीएम में ये एंट्री मारी है। माँ भाई साहब रे और कांति रथ कह खुल गयो सकते हैं कि ये नारी माल सशक्तिकरण का भी विजा तो एक मैं किदान मगर नया विजा रूप अब और देखने कहीं को दी मिल तो यो सकता है आपको, क्योंकि ठीक है हम क्या यार जिस गांधी लाल प्लेटफॉर्म पे ये खड़े नहीं हैं यार ये नाम नारी नंबर नहीं बताएगा सशक्तिकरण के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पड़ाव है कि हम अपने घर में हमारी सारी महिलाओं को सहयोग देते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो ये हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है आरसीएम के जरिए जिससे हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, अपना नाम कमा सकते हैं, अपना खर्चा उठा सकते हैं। तो जिसकी आज मैं बात कर रही हूँ वो शख्स अपने आप में ही एक नई पहचान है। आरसीएम की एक ऐसी कड़ी है जो आपको यंगस्टर में सबसे यंग दिखेगी और अपने आप को मुझे इतना इंट्रोड्यूस करने का जरूरत नहीं, जब आप उन्हें देखेंगे बात करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। जब मैं इनसे पहली बार मिली थी तो काफी हद तक मुझे लग नहीं रहा था कि ये इतना अच्छा स्पीच लेती है और इतना मोटिवेशनल इनके अंदर भरा हुआ है। तो आज जब आप इन्हें सुनेंगे तो अपने ध्यान से सुनिएगा, पेन कॉपी आप लेके बैठिएगा, क्योंकि होता है कि कई ऐसी चीजें होती है जो हमें गूगल पे से कोई भी व्यक्ति, देश किसी करो का ना एज का भी व्यक्ति हमें सिखा सकता है। तो हाँ खाता इन्हें ट्रांसफर मिस करना मत पड़ेगा कीजिएगा, इनकी बातों को आप मिस मत इसी कीजिएगा। बात तो मैं उन्हें बुलाने जा रही हूँ, हम उनसे उनका परिचय गूगल खुद से खोलो लेंगे। फिर भी मैं बुलाने जा रही हूँ जिस शख्स को, रिकॉर्ड कार्ड नंबर उनका ना नाम हमारे है से हेमलता लेके और मेघवाल मैम। तो बुला लिया जाए। कहीं जोड़ो यूं अगर आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो ये आप आपके मतलब फेस फोटो के तो आगे हाथ हिला के बता सकते हैं आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है। थैंक यू सो मच। तो चलिए हम ज्यादा देर नहीं करते हुए उस शख्स को बुलाते हैं जिसका हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगी आप अपनी जगह पे फिजिकल रूप से वीडियो ऑन करके आप फिजिकली ऑनलाइन तालियां बजा सकते हैं जिनका हम यहाँ पे सम्मान कर रहे हैं। तो हम बिल्कुल देर नहीं करते हुए उन्हें यहाँ पे बुलाएंगे। आप सभी की तालियों के बीच मिस हेमलता मेघवाल जी, वेलकम मैम। थैंक यू सो मच मैम। सभी को नमस्कार, जय आरसीएम। मेरी मैम मेरी वॉइस पहुंच रही है बराबर? जी मैम। ओके, बहुत बहुत थैंक यू। सबसे पहले सपना मैम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आने का। और आप जो एक के बाद एक जो लेके आ रहे हैं नए नए लीडर्स, तो ये है कि मतलब सभी की जो छुपी हुई कला है उसको आप खोजने का काम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू मैम आपको। मेरा नाम हेमलता मेघवाल, जीरो की नगरी उदयपुर से राजस्थान से हूँ मैं, और इस खूबसूरत से सिस्टम की मैं भी स्टूडेंट हूँ और इस सिस्टम को मैं सीख रही हूँ। और जिनके साथ मैं सिस्टम को सीख रही हूँ, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं सिस्टम को करना नहीं चाहती थी। जैसा लगभग सभी की स्टोरी होती है कि कोई करना नहीं चाहता है इसको, तो मैं भी सिस्टम को करना नहीं चाहती थी। मेरे घर में काफी समय से चल रहा था। तो जिनके साथ मैं सिस्टम को सीख रही हूँ, मिस्टर उदयलाल जी सर मेरे फादर हैं, मेरे इस सिस्टम के भी गुरु हैं, आरसीएम के गुरु, मेरे जीवन के गुरु, जिनके द्वारा मेरा इस आरसीएम में भी जन्म हुआ और ऐसे भी जन्म हुआ। तो उनके साथ मैं सिस्टम को सीख रही हूँ और सीखते सीखते बहुत अच्छा लग रहा है। और इस सिस्टम में मैं बहुत ज्यादा खुशनसीब हूँ कि मेरी जो एलओएस है, लाइन ऑफ स्पॉन्सर है, बहुत बड़ी है और सभी का मेरे साथ बहुत बड़ा सपोर्ट है। जो टीचर्स मुझे यहाँ पे मिले हैं, मिस्टर प्रकाश जी सर, डॉक्टर जगदीश जी सर, मोहन जी सर, जो मुझे समय समय पर सिखाते रहते हैं, और उनके साथ साथ जितने मेरे सीनियर्स हैं, जो मेरी अपलाइन के भी सीनियर्स हैं, जिनके द्वारा इस सिस्टम का हमारे घर में जन्म हुआ। मतलब ये है कि मेरे फादर भी शुरुआत में सिस्टम को करना नहीं चाहते थे। जैसा मैं बता रही हूँ कि हर किसी की स्टोरी होती है कि कोई करना नहीं चाहता है, लेकिन फ्रेंड्स होते हैं तो लेके आते हैं। तो जिस तरह से ये सिस्टम हमारे घर में आया मिस्टर के पालीवाल जी सर के द्वारा, और जो हमें समय समय पर सिखाते रहते हैं, जेके पालीवाल जी सर, अर्जुन जी सर, अरुण जी सर, और हम सभी के जो ग्रेट गुरु हैं मिस्टर एसपी वेद सर। तो इन सभी गुरुओं का मुझे समय समय पर मार्गदर्शन मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। और जो पूरे इंडिया के अपलाइन है मिस्टर मुकेश जी कोठारी सर, तो आप सभी का मुझे समय समय पर मार्गदर्शन मिलता है। मैंने मेरी एजुकेशन कंप्लीट की, बीकॉम पूरा करने के बाद में हर कोई स्टूडेंट जो चाहता है, आज के जो मैं ओवरऑल जो बात करूंगी
चाहूंगी यंगस्टर्स और लेडीजों को लेके आज मैं विशेष बात करने वाली हूँ, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी है ये हम लोगों के लिए ही है। तो एज ए यंगस्टर जब मैंने मेरी पढ़ाई कंप्लीट की, बीकॉम पूरा किया, उसके बाद में हर यंगस्टर चाहता है कि हम भी कुछ करें, भाई इतना समय हो गया है, पढ़ाई लिखाई हो गई, अब हमारा भी समय है कमाने का। तो इस तरह से मैंने भी कुछ शुरुआत की, तो मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारियां की। उसके बाद में मैंने कुछ प्राइवेट जॉब भी की। तो इस तरह से ये है कि जो गवर्नमेंट जॉब की जो मैंने तैयारी की थी, तो उसमें मेरा कुछ ऐसा विशेष रिजल्ट नहीं आया। उसमें मैं अपनी कमी कहूँ या जो भी रहा, तो मैं एवरेज स्टूडेंट रही हूँ शुरू से, ना बहुत ज्यादा अच्छी ना बिल्कुल डल। तो इस तरह से मेरी जब पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद मैंने जो ये शुरू किया, तो हर किसी के साथ जैसा मैं बता रही हूँ कि होता है कि हम भी कुछ बने, कुछ करके बताएं। तो मैंने मेरी प्राइवेट जॉब शुरू की। तो मैं इस मामले में बहुत ज्यादा खुशनसीब हूँ कि मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने मुझे कभी रोका टोका नहीं। उन्होंने कहा कि ठीक है, जो पढ़ना है, आपको जो सब्जेक्ट लेना है वो लो, जो करना है करो। तो मैंने कहा ठीक है। मैं जब प्राइवेट जॉब करती थी तो कंडीशन ये थी कि सुबह 10 बजे मुझे जाना और 7 बजे तक वहाँ पे मैं ऑफिस में ही रहती थी, पूरे टाइम कंप्यूटर के आगे जो रहता है वर्क, तो ये रहता था। मैंने सीए के साथ वर्क किया है, उसके बाद में काफी कुछ वहां भी सीखा मैंने, लेकिन वहां मैं सेटिस्फाइड नहीं थी, क्योंकि मेरा पूरा समय वहां जा रहा था और आउटकम कुछ विशेष नहीं निकल रहा था। तो आज के समय में मैं इसमें ये मैसेज देना चाहूंगी, जो यंगस्टर है ना, जो नए नए फ्रेशर होते हैं, उनको बहुत कम वैल्यू आंकी जाती है उनकी। तो वही कंडीशन मेरी भी हुई वहां पे। तो मैं बहुत ज्यादा मतलब परेशान हो जाती थी, थक जाती थी। तो मेरे मम्मी के ये शब्द थे, मैं आपको बताना चाहूंगी कि उनकी वजह से मैं इंस्पायर हुई। मेरे मम्मी और पापा दोनों ने मुझे बहुत समझाया था, लेकिन एक तो होता है ना थोड़ा सा कि इतने पढ़ लिख लिए, अब ये थोड़ी करेंगे क्या। जो हमारे समाज में या आसपास के औरे में नेटवर्क मार्केटिंग को लेके जो सोच है, वो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरी भी वही सोच थी। मैंने कहा मेरे से ये सब काम नहीं होते हैं, ये जोड़ने वाले काम मैं नहीं करूंगी, या जैसे हमारे प्रोडक्ट्स हैं तो ठीक है, मैं मेरे को लगता था मम्मी पापा ला रहे हैं, यूज कर रहे हैं, अच्छे हैं, ओके, लेकिन इसमें मुझे कहाँ इन्वॉल्व होने की जरूरत है। तो मेरा ऐसा मानना था। तो मेरी मम्मी ने मुझे कहा, जब मैं जॉब कर रही थी तो जो मेरी कंडीशन थी, मैं बहुत ज्यादा थक जाती थी, आके चिड़चिड़ी हो जाती थी, आके सो जाना, इस तरह से जो कंडीशन थी। तो मेरी मम्मी ने मुझे ये बोला कि बेटा अपना है ना आराम से पलंग है, आप खाओ पियो, इस पे सो जाओ, नहीं कमाओगे तो हम भूखे नहीं मरेंगे। तो इस तरह से उन्होंने मेरी जॉब छुड़वाई। और उसके बाद में फिर मैं फ्री थी, तो पापा ने मुझे समझाया, जो सिस्टम में मेरा अपलाइन है, तो उन्होंने मुझे सिस्टम को थोड़ा सा समझाया। तो मुझे समझ में आया कि ये सिर्फ नमक मिर्ची हल्दी धनिया का या केवल जोड़ने का बिजनेस नहीं है, यहाँ हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आज अगर मैं यहाँ आके बोल रही हूँ तो ये आरसीएम की पावर है, सिस्टम की पावर है। जैसे सपना मैम बता रहे थे कि उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम जब देखा था तो उन्होंने ये चीज सोची थी कि मैं इस तरह से नहीं बात करती होंगी, तो मैं सच में मैम नहीं बात करती थी, मैं इस तरह से नहीं थी, मैं बहुत शाय नेचर की थी। मतलब ये कि कोई अगर आ जाए घर में है तो वो जिधर बैठे हैं उधर मेरे को बैठना ही नहीं है, मैं दूसरी साइड जाके बैठती थी। कुछ पूछ लिया तो ठीक है जवाब दे दिया, बाकी घर वालों के साथ ओके, मतलब अच्छे से बात करना सब कुछ था, लेकिन कोई आ जाए उनके सामने बहुत ज्यादा शर्म आती थी। तो इस तरह की मेरी कंडीशन थी। फिर मेरा जब इस सिस्टम में शुरुआत हुई तो मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। ये है कि जमीन और आसमान का अंतर आज आप देख सकते हैं। मेरे जो फ्रेंड्स से मिलते हैं तो वो भी बोलते हैं कि तुम बहुत चेंज हो गई हो। तो ये सिर्फ और सिर्फ आरसीएम की पावर है, आरसीएम की वजह से मैं चेंज हुई हूँ। और अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं यंगस्टर और लेडीज की जो कंडीशन है आज सिस्टम में, आरसीएम में हो, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हो। तो यहाँ हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि पूरे जो हम वर्ल्ड वाइड लेवल पे देखते हैं तो पूरे वर्ल्ड में लगभग 74% से ज्यादा लेडीज जो है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है, और इंडिया में 60% से ज्यादा लेडीज जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग में है। तो ये जो इंडस्ट्री है ये विशेष तौर पे लेडीजों के लिए है। मैं महिलाओं को इसलिए फोकस करती हूँ क्योंकि हमारी इन छोटी छोटी आंखों में बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं, जो एक एज के बाद धीरे धीरे, मतलब हम छोटे होते हैं तो सपनों की साइज ये होती है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते कम होते 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 पता ही नहीं चलता कि वो सपने कब खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए ये जिंदगी नहीं मिली है। मतलब ये है कि 84 लाख तरह के हम जीव जनावर बनते हैं, 84 लाख योनियों के बाद में ये मानव जन्म मिलता है, और इसको अगर हमने ऐसे ही वेस्ट कर दिया तो आई थिंक ये है कि आना, मतलब इस दुनिया पे आना तो बोझ है। तो इसलिए हमको अपनी ताकत पहचानना जरूरी है। और यंगस्टर्स जो है आज के समय में, तो मैं बताना चाहूंगी कि 18 से 25 साल की जो एज होती है वो हमारे बीच में करियर को चूज करने की उम्र होती है। उस समय पे अगर हमको राइट गुरु मिल गए, राइट दिशा मिल गई तो सक्सेसफुल हो जाएंगे। बाकी जैसे तैसे जो जिंदगी आज के समय में 80% लोग जो जिंदगी निकाल रहे हैं ना, वैसी जिंदगी सबकी हो जाती है। तो
तो जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए परफेक्ट प्लेटफॉर्म है ये, क्योंकि अब मैं थोड़ी सी इसकी आपको बताना चाहूंगी कि क्यों नेटवर्किंग करना जरूरी है, मतलब व्हाई ओनली नेटवर्क मार्केटिंग। तो मेरा ये मानना है कि नेटवर्किंग इज बेटर देन नॉट वर्किंग, मतलब कुछ ना करने से बेटर है कि हम लोग नेटवर्किंग करें। तो नेटवर्किंग इज बेटर देन नॉट वर्किंग। और इसकी जो सबसे बड़ा गुण है कि इजी टू स्टार्ट है, ये स्टार्ट करने में बहुत आसान है, कोई हमको ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बहुत ही आसानी से हो जाता है। आज के समय में जो मतलब महिलाओं की स्थिति है कि अगर वो कुछ करना चाहती है या अपने लेवल पे कोई काम शुरू करना चाहते हैं, हर कोई चाहता है आज के समय में अपने लेवल पे हम कुछ काम करें, लेकिन जब ये बात आती है कि वहाँ मतलब मार्केट में है कि हम लोगों को अगर कुछ काम शुरू करना है तो हमको स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ इन्वेस्ट वहाँ पे करना ही रहता है। तो फाइनेंशियल तौर पे आज के समय में जो हाउसवाइफ्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़े से कमजोर होते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है यहाँ पे हमको बहुत बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होता है, तो ये इजी टू स्टार्ट है, यहाँ पे हम बहुत ही इजीली इस कंसेप्ट को, इस सिस्टम को शुरू कर सकते हैं। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है, यहाँ पे हमको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता है, पार्ट टाइम में हम इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आज हम कहीं भी चले जाएं एज ए फ्रेशर, जैसे मैंने जॉब शुरू की थी, तो फर्स्ट चीज तो ये कि वहाँ पे सैलरी सबसे कम होती है। उसके बाद में ये है कि आपसे बहुत कुछ भी करवा दिया जाता है, मतलब ये है कि मैं वहाँ पे ऑफिस में जैसे मेरे सबसे छोटी थी, तो मतलब ये है कि मेरा एक उसूल है कि मैं हमेशा टाइम से जाती थी, तो टाइम से चले गए तो मेरे सर बोलते थे अच्छा ठीक है तुम्हारा ना टेबल तुम ही साफ करके बैठ जाया करो। तो फ्रेशर होते तो लगता है कि चलो ठीक है ना, कोई बात नहीं, अपन को यहाँ बैठना है तो ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि अगर कुछ एक्सपीरियंस नहीं है या कुछ नहीं, तो एक तो आपको वहाँ वैल्यू कम दी जाती है, उसके बाद में अच्छे से काम भी बहुत अच्छे से करवाया जाता है, और हम भी मतलब फ्रेशर मतलब एक उत्साह के चक्कर में बहुत सारा काम वहाँ पे कर लेते हैं। और लेडीज जो है एक्सपीरियंस यहाँ पे हमको जैसे चाहिए नहीं है, तो लेडीजों के लिए तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो बिना एक्सपीरियंस के पार्ट टाइम में बहुत अच्छे से इसको शुरू किया जा सकता है। उसके बाद में है हमारा यहाँ पे हमको फ्लेक्सिबल टाइम मिला हुआ है, ये है कि आप जब चाहे तब इस सिस्टम को कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि मेरे ऑफिस का टाइम 10 से 7 का था, तो वहाँ मुझे 10 से 7 में उपस्थित रहना ही है, वहीं पे रहो आप, भले अगर कभी काम नहीं है तो बैठे रहो, लेकिन वहाँ रहना है आपको। तो ये सबसे बड़ा इश्यू होता है आज के समय में, जो यंगस्टर्स है जो पढ़ाई कर रहे हैं उनका ये है कि मॉर्निंग में क्लास हो गई, इवनिंग में क्लास हो गई, तो जब उनका सूटेबल टाइम है आज के समय में थोड़ा थोड़ा टाइम इस सिस्टम को दे के बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और जो महिलाएं हैं जिनके पास समय का बहुत अभाव होता है, मतलब पूरे दिन अगर काम कर ले, मतलब ये कि सुबह सबसे पहले उठना, सबसे लेट सोना, पूरे दिन काम करना, उसके बाद में भी वैल्यू वही होती है कि तुम करते क्या हो, तो उनके पास टाइम का भी अभाव है और वैल्यू भी नहीं है। तो यहाँ पे ये है कि हमारे पास फ्लेक्सिबल टाइम है और हमारा जो वेस्ट टाइम है, वेस्ट टाइम को हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि आज का जो यंगस्टर है सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा बिजी रहता है, मैं ये नहीं कहती कि ये चीजें अच्छी नहीं है बिल्कुल, लेकिन अति हर चीज की खराब होती है। सोशल मीडिया का बहुत हम लोग किस लिए जाते हैं, जैसे यूट्यूब पे चले गए कोई इंपॉर्टेंट वीडियो ढूंढने गए, लेकिन हमको पता ही नहीं चलता है कि 1-1.5 घंटे के बाद में हम लोग कहाँ पहुंच गए होते हैं। वैसे ही फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, तो इस तरह से सोशल मीडिया पे हम वहीं वहीं उलझ जाते हैं। तो ये हो गई यंगस्टर की बात। वहीं पे महिलाओं की बात करें तो उनका समय भी कहीं ना कहीं वेस्ट होता है, काम के बीच बीच में दूसरी वो इधर उधर की बातें करना या इस तरह से जो टाइम वेस्ट हो रहा है ना, तो उस वेस्ट टाइम को अगर हम इन्वेस्ट करें तो उसे बहुत अच्छा रिटर्न यहाँ से लिया जा सकता है। और इजी कंसेप्ट है, इसलिए यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे से अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में है यहाँ पे हमको स्किलफुल होना जरूरी नहीं है कि आपको पहले से कोई ऐसी स्किल्स आए, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं इस सिस्टम से पहले नहीं बोलती थी, मेरी कोई ऐसी स्किल नहीं थी, लेकिन यहाँ पे हमारा फ्री में स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, जिसके लिए लोग लाख लाख 2-2 लाख रुपए खर्च करते हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पे हमको कोई स्किलफुल होना जरूरी नहीं है, जो हमको आता है धीरे धीरे सिस्टम में आके हमको हर कोई सिखाने को रेडी होता है। यहाँ पे हम जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस में देखते हैं, वहाँ पे लोग हमारी टांग खिंचाई करते हैं कैसे इसको नीचे गिराया जाए, लेकिन यहाँ पे हमारी हाथ खिंचाई की जाती है, हमको हाथ से हाथ पकड़ के आगे ले जाया जाता है। और अगर हमने कोई लेवल अचीव किया है तो हमसे ज्यादा खुशी हमारी अपलाइन को होती है। तो इससे बढ़ के तो क्या हो सकता है, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग जो है, और नेटवर्क मार्केटिंग में भी आरसीएम, मतलब ये एक ऐसा कंसेप्ट है, मैं इसको सर्वगुण संपन्न कंसेप्ट बोलती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ है, मतलब जो हमको ट्रेडिशनल में नहीं मिल सकता वो सब यहाँ मिलता है। उसके बाद में आता है यहाँ पे नो बॉस और नो लॉस वाली कंडीशन है। यहाँ सब जैसे मैं बता रही थी कि हेल्प करते हैं, यहाँ जो हमारे बॉस है, मतलब इस पॉइंट को, मतलब इस इंडस्ट्री में गलत नहीं लेना चाहिए या इसका गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। यहाँ अगर बॉस नहीं है तो ऐसा नहीं कि हम फ्री हो जाए काम को लेके कि ठीक है अगर कोई कुछ कह नहीं रहा है तो फ्री हो गए, नहीं, हमको अपना एक गुरु जरूर बनाना चाहिए, वो जो कह दे
उसको मानना जरूरी है। तो वो जो नो बॉस नो लॉस है ना, इसका हम राइट उपयोग कर रहे होते हैं। उसके बाद में हमारा आता है कि यहाँ हम रेगुलर वर्क कर सकते हैं। महिलाओं के साथ ये बहुत ज्यादा बड़ा इश्यू रहता है, जैसे वो अपने पेरेंट्स के घर में है और कुछ काम अगर शुरू कर रही है, तो अगर उनकी शादी हो गई तो उनको वहां से वो काम बंद करना पड़ता है। या जैसे कि और कहीं ट्रांसफर हो गया फैमिली का, तो उस वजह से भी उनको अपना काम बंद करना पड़ता है। लेकिन हम जिस बिजनेस में है या हम जिस कंसेप्ट में है, यहाँ पे हमको कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है। पूरे इंडिया में आप किसी भी कोने में है, वहां से आप बैठ के सिस्टम को कर सकते हैं, इस आरसीएम लाइफ का आनंद ले सकते हैं। उसके बाद में आता है यहाँ पे हम सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, जो मैम अभी बता रहे थे। और टीसीजे सर का भी जो सपना है कि महिलाएं यहाँ पे आगे आए और आत्मनिर्भर बने। हमने बहुत मतलब ऐसे नारे सुने हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सब कर लिया हमने, बेटी भी बचा ली बेटी भी पढ़ा ली, लेकिन उसको आत्मनिर्भर कब बनाएंगे? ये सबसे इम्पोर्टेंट मेरे को जो पहलू लगता है सिस्टम में, क्योंकि बेटी बचाना बेटी पढ़ाना ओके, लेकिन उसको आत्मनिर्भर कब करेंगे? उसकी अपनी पहचान कब बनेगी? वो अपने पैरों पे कब खड़ी होगी? आज के समय में बहुत सारे ऐसी भी जगह है जहाँ पे अगर किसी महिला को थोड़ा भी कुछ अगर शॉपिंग करने भी जाना है तो वो किसी और पे मतलब अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट है। फादर के घर में है तो फादर के ऊपर निर्भर है। तो ये जो सिस्टम है ना, वो हमको यहाँ पे आत्मनिर्भर करता है। उसके बाद में पर्सनल ग्रोथ की जो बात पहले में भी मैं कर चुकी हूँ कि यहाँ पे अपने आप हमारी स्किल डेवलप होती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, कैसे रहना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, सब कुछ हम यहाँ पे आके फ्री में सीख रहे हैं। फ्री की चीज की ज्यादातर लोग वैल्यू नहीं करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ के सीखा है कि हम लोग फ्री में बहुत कुछ सीख रहे हैं। मतलब इसके अगर ये मतलब चीजें जो अनमोल है ये चीजें। उसके बाद में आता है फ्यूचर ऑफ आवर चिल्ड्रन। मतलब हम लोग तो अभी यंगस्टर है, हमारी अभी शुरुआत है, लेकिन जो सीनियर मुझे सुन रहे हैं तो या जो लेडीज सुन रही है, तो ये है कि यहाँ पे आप अपने बच्चों का फ्यूचर बहुत अच्छा कर सकते हैं। अपना फ्यूचर तो अच्छा करेंगे ही करेंगे, लेकिन अपने बच्चों का भी फ्यूचर बहुत अच्छा यहाँ पे करेंगे। क्योंकि अभी की जो कंडीशन है ना, जो जॉब्स की जो कंडीशन है, मैं आपको बताती हूँ। मैंने जो मेरी बात बताई आपको कि मैंने अपने प्राइवेट जॉब के साथ साथ उससे पहले गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की, कुछ कंप्यूटर के एडवांस कोर्सेज किए। नॉर्मल कोर्सेज तो होते हैं, लेकिन एडवांस कोर्सेज किए, बैंक की कोचिंग की। उसके बाद में भी कुछ ऐसा सेटिस्फाइड करने वाला मेरे को कोई ऐसा रिजल्ट नहीं मिला। मैं मेरे घर का ये एग्जाम्पल आपको बताना चाहूंगी कि मेरे जो भैया है, तो उन्होंने रेलवे का फॉर्म भरा था, जिसमें 1,65,00,000 लोगों ने फॉर्म भरा था, और उसके जो रिक्रूटमेंट हुए थे केवल और केवल 65,000। तो यहाँ हम कंपटीशन का दौर देख सकते हैं। और आज की जो कंडीशन है ना, सरकार के पास ये है कि अभी केवल जनता जो है वो जिंदा रह जाए। अभी जो पेंडेमिक कंडीशन चल रही है ना, सरकार के पास कोई नौकरियां नहीं है। अभी जो प्राइवेट जॉब वाले हैं या गवर्नमेंट जॉब वाले भी हैं, कुछ लोगों को उनकी जॉब से बाय बाय किया जा रहा है कि अभी आप अपने घर पे बैठ के थोड़े टाइम रेस्ट कीजिए, क्योंकि हमारे पास काम नहीं है, आपको देने के लिए पैसा भी नहीं है। तो ये जो कंडीशन है, ये कि जो लोग हैं उनको ही हम लोग जॉब से जो सरकार है वो जॉब से निकाल रही है। तो नए रिक्रूटमेंट तो पता नहीं कब तक करेगी। और एक आंकड़ा आया था, उसमें पता चला कि 2023 तक सरकार अभी कोई नए रिक्रूटमेंट नहीं करने वाली है। तो 2023 तक ये है कि फ्री रहने से तो अच्छा इन 2 सालों में तो इस नेटवर्क मार्केटिंग में आके बहुत कुछ मतलब आप बड़े बड़े झंडे गाड़ सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। अब थोड़ी सी हम महिलाओं की बात कर देते हैं कि लेडीज जो है वो ऑलरेडी ग्रेटर नेटवर्कर होती है, वो पहले से ही नेटवर्कर होती है, उनमें वो खूबियां पहले से ही होती है। कोठारी सर बहुत सारी महिलाओं की जो खूबियां हैं वो बताते हैं। उसमें से कुछ खूबियां हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि महिलाएं जो है वो रिलेशन बिल्डिंग में बहुत अच्छी होती है पुरुषों के बनिस्बत। जेंट्स जो है कि मैं एक एग्जांपल हमेशा देती हूँ कि जैसे वो कहीं जा रहे हैं, जैसे बस में बैठ के जा रहे हैं, तो उनका जो लास्ट स्टॉपेज आ जाएगा, तब तक उन दो अगर जेंट्स पास में बैठे तो उनको एक दूसरे का नाम ही पता नहीं होगा। लेकिन अगर वहीं पे अगर लेडीज बैठी है, तो वो जब तक उतरेंगे तब तक उनके मोबाइल नंबर एक्सचेंज हो गए होंगे, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ वो पता कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि हम लोग रिलेशन बिल्डिंग में बहुत अच्छे होते हैं। और उसके बाद में आता है अट्रैक्टिव होती है महिलाएं। अट्रैक्टिव का मतलब केवल मैं बाहरी अपीयरेंस से नहीं कर रही हूँ। हम लोग किसी भी बात को जैसे करते हैं ना, तो बहुत अट्रैक्टिव तरीका होता है। मैंने कहीं सुना था कि कई दफा ऐसा होता है कि हम इस सिस्टम को किसी के सामने ले जाते हैं या कोई बात करने चाहते हैं, तो जेंट्स अगर कहना चाह रहे हैं कुछ बात को, तो सामने वाला इतना विशेष ध्यान नहीं देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो सुनता ही नहीं है। लेकिन आपके साथ अगर कोई महिला है और अगर वो उस बात को कर रही है, तो एक बार वो सुनेगा जरूर, करना या ना करना वो बात का मैटर है, लेकिन एक बार वो सुनेगा जरूर। तो मतलब कुछ बात तो है, हम लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बस हमारी जो ये छुपी हुई खूबियां है ना, इसको खोजने की जरूरत है।
उसके बाद में आता है कि वी आर द कस्टमर। इस इंडस्ट्री में हम लोग ही हैं जो कस्टमर है। ये जो इंडस्ट्री है केवल और केवल महिलाओं के लिए डिजाइन की गई है, ऐसा मुझे लगता है। जेंट्स है उनका वेलकम है, लेकिन महिलाओं के लिए विशेष है, क्योंकि किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप देखें, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की किसी भी कंपनी में देखें तो वहाँ पे प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, या तो किचन के प्रोडक्ट्स होते हैं, बाथरूम के प्रोडक्ट्स होते हैं, कॉस्मेटिक्स होते हैं, जिनका महिलाओं को नॉलेज ज्यादा होता है। जेंट्स को तो एक लिस्ट बना के भेज दीजिए, उस लिस्ट में जो नाम लिखा हुआ है ना, उस नाम से भी अलग कोई प्रोडक्ट आता है तो वो अलाउ ही नहीं होता है घर में। तो ये है कि हम लोग ही तो कस्टमर हैं, तो अगर हम कस्टमर है तो हमको इस जो हमारी कस्टमरशिप है इसको पहचानना है। उसके बाद में आता है हमारे पास एक टेक्निक होती है, किचन रूम टेक्निक। किचन रूम टेक्निक इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे हम लोग किसी के घर पे गए तो हस्बैंड वाइफ गए हैं जैसे, तो जो जेंट्स है वो बाहर ड्राइंग रूम में बैठे हैं या बाहर बैठ के बात कर रहे होते हैं, लेकिन महिलाओं में ये खूबी होती है कि वो दूसरी जो घर की जो लेडीज होती है उनके साथ साथ किचन में चली जाती है, वहां जाके हम लोग अपने प्रोडक्ट्स बता सकते हैं। मतलब इस मामले में हम लोग बहुत, मतलब हम लोग पैदाइशी सेलर होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग तारीफ करना अच्छे से जानते हैं, और जो किचन रूम टेक्निक है इसको जरूर अपनाना चाहिए। और उसके बाद में आता है कि वी आर द ड्रीमर। जहाँ पे जेंट्स जो हैं उनके सपने जहाँ खत्म होते हैं ना, वहां से महिलाओं के सपने शुरू होते हैं। ये बात मैंने पहले भी बोली कि हमारी जो ये छोटी छोटी आंखें हैं ना, इनमें बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी ऐसी कंडीशंस होती है जहाँ हम अपने सपनों को दबा देते हैं, उनको खत्म कर देते हैं। लेकिन ये अकेला ऐसा कंसेप्ट है जो आपके मर गए हैं ना सपने, उनको ये जगाएगा भी सही, और अगर सपने नहीं है तो दिखाएगा भी सही, और अगर सपने देख लिए तो इनको ये पूरा भी करेगा। लेकिन सपने देखना जरूरी है, और हमारे बहुत बड़े 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 जो सपने हैं उनको केवल और केवल आरसीएम पूरा कर सकता है, आज की ऐसी कंडीशन है। उसके बाद में है इमोशनल इंटेलिजेंस होता है लेडीजों के पास में, व्यावहारिक ज्ञान बहुत अच्छा होता है, आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा अच्छा होता है। मतलब ये है कि उनको कुछ भी कह दिया जाए तो वो उसको सब तरीके से सोच के उसका जवाब दे सकती है। तो हमारे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है जहाँ हम लोग उनको इमोशनली कनेक्ट करके देते हैं। हमारा गामा ओरिजिनल हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, की सोल के प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम लोग महिलाओं से इमोशनली कनेक्ट करके उनको दे सकते हैं, या कोई भी है उनको हम इमोशनली बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हैं। और टाइम मैनेजमेंट में महिलाएं बहुत आगे हैं, बहुत ज्यादा। उनको टाइम अगर वेस्ट करने को कहा जाए तो वो जी भर के कर सकती है, और टाइम को अगर मैनेज करने को कहा जाए ना तो भी बहुत अच्छे से कर सकती है। महिलाएं हर काम में बहुत अच्छी मैनेजर होती है। कोठारी सर एक एग्जांपल बताते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे आपको कहीं जाना है तो महिलाओं को जैसे उनको टाइम दे दीजिए कि हमको जैसे कि तुम्हारे घर पे जाना है, मतलब तुम्हारे पियर जाना है, तो जो काम वो पूरे दिन 11-12 बजे तक कंप्लीट करती है, अगर आपने उनको ये बता दिया कि 9:30 बजे की हमारी ट्रेन है, हमको जाना है, तो मैं आपको ये लिख के दे सकती हूँ कि वो 9 बजे वो जो सारा काम 11-12 बजे हो रहा था वो काम आपको 9 बजे करके वो दे देगी। और फिर मतलब आधे घंटे पहले रेडी और बोलेगी कि चलो लेट हो रहा है। तो बहुत अच्छे टाइम मैनेजर हम हैं, लेकिन टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। हम चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं ये डिपेंड करता है। उसके बाद में महिलाएं बहुत हार्ड वर्किंग होती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। कोई भी काम उनको आप दे दीजिए, एक तो बहुत ही क्रिएटिव तरीके से करती है और पूरा मन लगा के अपने आप को झोंक के करती है। तो कोई मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम ये जितने भी काम है ना, इनको कहीं ना कहीं हम ऐसी जगह पे कर रहे हैं जिसका कोई आउटकम नहीं आ रहा है, तो इसको ऐसी जगह लगाया जाए, ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जाए जहाँ पे हमारा बहुत अच्छा रिटर्न आ सकता है। और थोड़ी सी बात और मैं करना चाहूंगी कि बड़ी सफलता के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला है कि खुद पे विश्वास करें कि यस मैं कर सकती हूँ, क्योंकि हम कभी कभी खुद पे शक हो जाता है कि क्या मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। लेकिन सबसे पहले ये मानना जरूरी है कि कोई भी काम है यस मैं कर सकती हूँ और मैं करके ही रहूंगी। तो सबसे पहले ये है कि शर्म, शंका और ईगो, कोठारी सर बताते हैं कि ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन है, इनको हमको दूर करना है। शर्म जैसे मैं बता रही थी कि मैं भी इसी नेचर की थी, नहीं बात करती थी, लेकिन इस सिस्टम की ताकत है कि अब समझ में आया कि शर्म करने से कुछ नहीं होने वाला है। मेरे पापा हमेशा ये बोलते हैं कि जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। तो हमने तो शर्म करनी नहीं है, अगर शर्म करेंगे तो आगे नहीं जाया जा सकता है। तो शर्म को छोड़ना है। शंका का मतलब होता है शक नहीं करना है किसी भी चीज से, खुद पे विश्वास करना है, अपलाइन पे विश्वास करना है, कंपनी पे विश्वास करना है, सिस्टम पे विश्वास करना है, इसके प्रोडक्ट पे विश्वास करना है। किसी पे भी शक नहीं करना है। जैसे ये शंका दूर होगी तो बहुत आगे जाया जा सकता है। और ईगो, ईगो बहुत ज्यादा होता है महिलाओं में। मतलब किसी ने मुझे ऐसा कहा कैसे, कभी कभी ऐसा होता है कि शुरू की मतलब शुरुआत करते हैं और अगर अपलाइन ने किसी बात पे टोक दिया या कुछ कह दिया और
और अगर हम ईगो में आके बैठ गए कि मेरे को कैसे बोल दिया, मतलब ये है कि मेरे को कैसे बोला, तो ये है कि अगर ऐसा सोच लिया तो ये है कि हम आगे नहीं जा सकते। कभी कभी कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती है जिनको हमको इग्नोर करना होता है, उनको इग्नोर करके अगर चलेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। उसके बाद में सबसे जरूरी पॉइंट है ये, दिल की सुनना है हमको। दिल की सुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि कोई भी आता है और वो हमारा माइंडसेट अगर चेंज करके जा रहा है तो ये है कि हमारा स्विच हमारे हाथ में नहीं है। मतलब मेरे डिसीजन का स्विच अगर किसी और के हाथ में है तो जिंदगी भी उसके अकॉर्डिंग ही चलने वाली है। तो हमको अपने दिल की सुननी है। अगर मैं करना चाह रही हूँ, कभी कभी ऐसे मेरे सामने भी आते हैं रीजन, मैं किसी से बात करती हूँ, किसी लेडी से बात करती हूँ, तो वो क्या बोलते हैं कि मेरे हस्बैंड नहीं मान रहे हैं, या वो पहले ही सोच लेते हैं कि नहीं ये नहीं मानेंगे तो मैं नहीं कर पाऊंगी। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स है मेरी एज के हैं, तो उनके सामने जब मैं बात करती हूँ ना तो बोलते हैं कि नहीं मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं। सबसे पहले खुद सोचो आप करना चाह रहे हो या नहीं करना चाह रहे हो। मतलब ये है कि अगर महिला इतनी जिद्दी होती है ना, आप वो बात याद कर लें कि आपने अपने मतलब हस्बैंड अगर मना कर रहे हैं तो आपने कोई बात मनवाने के लिए लास्ट टाइम क्या किया था, वो सोच के आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अपने दिल की सुन के ये सोच लें कि मेरे को करना है या नहीं करना है। सबसे पहले अपना क्लियर करें, उसके बाद अगर हो गया है कि ये मुझे करना है ना, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक दे। तो ये है कि दिल की सुनना है। उसके बाद में किसी भी रीजन से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे आएंगे सिस्टम में। बहुत बार ऐसा भी होगा कि आप रेगुलर प्लान कर रहे हैं, रेगुलर बता रहे हैं लोगों को कि बहुत अच्छा सिस्टम है, यस ये है वो है, हमको ओवरऑल सारा नॉलेज लेके भी जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी अगर नो मिल रही है, कोई हमको मना कर रहा है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो आपको बोलेंगे कि नहीं तुमसे नहीं होगा, क्योंकि ये मेरा जब शुरुआती समय था तो बहुत सारे लोग मेरे फादर को ये कहा करते थे कि उदयलाल जी आप तो ये कर रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन आपकी बेटी को ये क्यों करा रहे हो। और मुझे भी बोलते थे कि बेटा जैसे ही मतलब ये है कि मैंने पहले भी बताया आपको कि समाज में जो नेटवर्क मार्केटिंग को लेके जो सोच है ना वो भी अपडेट नहीं हुई है। मतलब मुझे भी बोलते थे तूने इतनी पढ़ाई करी, कुछ अच्छा कर भाई, मतलब बैंक की तैयारी कर, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर, ये मार्केटिंग वगैरह का काम पापा को करने दे, ऐसा लोग बोलते थे। लेकिन ये बात जस्ट 1.5 साल पहले की है जब लोग मुझे ऐसा कहते थे, लेकिन आज 1.5 साल के बाद में वही लोग बोलते हैं कि नहीं बहुत अच्छा कर रही है तू, इसी में तेरा बहुत अच्छा करियर है, इसमें तू बहुत अच्छा कर सकती है। तो ये है, मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगी, दुनिया जो है ना वो आपके प्रयासों को कभी नहीं देखती है, आपके परिणामों को सलाम करती है। तो हमारा जो अचीवमेंट है उसको दुनिया सलाम करेगी। मुझे बहुत सारे लोगों ने टोका कि तूने पढ़ाई करी और ये है वो है, एसटीसी कर ले, बीएड कर ले, टीचर बन जा, ये है वो है, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा। लेकिन मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं बहुत ज्यादा खुशनसीब हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मतलब मेरे पीछे वो पिलर्स हैं जिनकी वजह से मैं इतना आगे आ पाई। बाकी अगर कोई और होता तो शायद मुझे लगता है कि वो डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं, और ऐसे डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे आएंगे। लोग क्या कहेंगे, ये बहुत बड़ी समस्या है आज के समय में कि लोग क्या कहेंगे। मतलब ये है कि मेरे को अगर मेरा करियर बनाना है, मुझे मेरा ड्रीम पूरा करना है तो मुझे ही काम करना पड़ेगा। दुनिया आके ये नहीं बोलेगी कि ले बेटा ये पैसे ले, तेरे को जो सपना है ये पूरा कर, कभी नहीं बोलेगी वो। तो अगर मुझे करना है तो लोग क्या कहेंगे ये मुझे सोचना ही नहीं है। मतलब एक बहुत अच्छी लाइन है कि लोग क्या सोचेंगे ये भी हम सोचेंगे, तो बेचारे उनके लिए भी छोड़ो, कुछ सोचने को सोचते रहेंगे भाई वो, तो इतना लोड लेने की कोई इसमें जरूरत ही नहीं है। तो लोग भी सोचते रहेंगे, सब चलता रहेगा। कभी कभी ऐसी कंडीशन आएगी कि आज भी मेरे साथ ये कंडीशन है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो हम लोग शुरू में होते हैं ना तो कोई जुड़ता नहीं है हमारे साथ, मतलब ये है कि कोई आना ही नहीं चाहता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, आप ये लिख लीजिए, बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो डियरेस्ट और नियरेस्ट लोग है ना ये कभी भी पहले नहीं आएंगे। ये चीज मेरे साथ हुई। मैंने मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स को प्लान बताया। शुरुआती टाइम में मैं पापा से मिलवाती थी कि पापा ये मेरे फ्रेंड है, इनको प्लान बताना है, और उनके क्या बहाने होते थे, यार ये तो मुझसे नहीं होगा, मैं तो अभी पढ़ाई करनी है, मेरे मम्मी पापा मना कर रहे हैं। तो बहाने इतने गजब गजब की, मतलब मैंने कहा ठीक है भैया, मतलब बहाने तो थोड़े ढंग के सोच के बनाओ। तो इस तरह के वो बहाने बनाया करते थे। तो फिर थोड़ा शुरुआती टाइम में मेरे को भी नेगेटिविटी आई। मैंने कहा पापा मेरे से कोई ज्वाइन ही नहीं हो रहा है, मेरी बात कोई मान ही नहीं रहा है, मेरी टीम कब बिल्ड होगी, इस तरह से मुझे लगता था। तो मेरे पापा ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि बेटा ऐसा है ना कि आप निरंतर प्रयास करते रहो। ये है कि ये जो सिस्टम है ना यहाँ पे एक लॉ ऑफ एवरेज चलता है, एवरेज का एक नियम चलता है जिसमें 10, 7, 4, 1 का एक रेशो है, जिसमें आप 10 लोगों के पास जब जाते हैं, 10 लोगों से जब बात करना चाहते हैं तो उसमें से 3 लोग डायरेक्ट आपको सुनने से मना करते हैं, 7 लोग ऐसे होते हैं जो आपको सुनने को रेडी होते हैं। तो 10 और 7 के बाद में आता है 4, उसमें से 7 लोगों को आपने प्लान बताया और उनमें से 4 लोग आपके साथ ज्वाइन भी करते हैं कि चलो ठीक है भाई कि हाँ हेमलता आई है भाई, मेरी दोस्त है, तो ठीक है भाई लिख ले नाम क्या है, ठीक है प्रोडक्ट्स ही तो है अच्छे हैं, एक बार यूज करके देखते हैं, नो प्रॉब्लम। 4 लोग आपके साथ आएंगे
जाएंगे, लेकिन उसमें से केवल और केवल एक ना जना ना ही ऐसा होगा जो तारा के एक्टिव चक्कर होगा। में तो सबसे पहले 10 लोगों तक पहुंचना तो पड़ेगा ना। तो बिल्कुल नेगेटिव नहीं होना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, फिर तारा के चक्कर में और पड़ा मैं यार लफड़ू जो पड़ाई खुद पे यहाँ पे फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हम सेल्फी लेते हैं ना, हाँ? कोई ग्रुप सेल्फी आप देखना, मैं तो ऐसा करती हूँ, आपका मुझे नहीं पता, लेकिन कोई ग्रुप सेल्फी होती है, उसमें अगर हम होते हैं ना तो हम अपने आप को जूम करके देखते हैं। यस और नो? बिल्कुल देखते हैं। तो हम अपने आप को उन फोटोज में जूम करते हैं, लेकिन जब एक्चुअल लाइफ होती है ना, उसमें हम दूसरों पे फोकस करते हैं। इन फोटोज में हम खुद पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल लाइफ में दूसरों पे फोकस करते हैं। तो यहाँ जरूरी है खुद पे फोकस करने की। खुद को हम जितना इम्प्रूव करेंगे, आज 1.5 साल बाद जब वही लोग मुझे जो बोल रहे हैं ना कि तू बहुत अच्छा कर रही है, या मेरे पापा को भी बहुत बोलते कि नहीं आपकी बेटी बहुत अच्छा कर रही है, आपकी बेटी बहुत अच्छा बोलती है, तो वो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैंने शुरुआत में मेरे अपलाइन की बात मानी, उन्होंने जो कहा कि खुद पे फोकस करना है, सीखना है, तो इसको मैंने किया। और उसके बाद में फिर से आता है कि जो बड़ी सफलता के लिए हमको करना है, टाइम को मैनेज करना है। नरेंद्र जी मोदी जी के पास में भी 24 घंटे हैं, कोठारी सर के पास में भी 24 घंटे हैं, सपना मैम के पास में भी 24 घंटे हैं, और भी जितने टॉप अचीवर्स है, रवि ओपी शर्मा जी के पास में भी 24 घंटे हैं, आम आदमी के पास में भी 24 घंटे हैं, मेरे पास में भी 24 घंटे हैं। अब बात आती है कि हम उन 24 घंटों का उपयोग कैसे कर रहे हैं। तो टाइम को राइट मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। आप निकालिए, हर चीज के लिए टाइम निकालिए। आपको अगर सोशल मीडिया चलाना अच्छा लगता है तो उसके लिए टाइम निकालिए, नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज देखते हैं तो उसके लिए टाइम निकालिए, सबके लिए टाइम निकालिए, लेकिन टाइम को मैनेज करना आना जरूरी है, तो बहुत ही अच्छा हम आगे जा सकते हैं। उसके बाद में है कि इस बिजनेस को हल्के में नहीं लेना है। कभी कभी होता है कि बहुत सारे जने ऐसे ही आ जाते हैं कि ठीक है ना, ये प्रोडक्ट्स ही तो खाने हैं। नहीं, ये हमारी जिंदगी बदलने वाला सिस्टम है। जहाँ जॉब की बात करते हैं, 8 से 10 घंटे हम वहां पे ऐसी जगह पे दे रहे हैं जहां हमारा ना फ्यूचर सिक्योर है, कोई अत्ते है पत्ते है कुछ नहीं है, कभी भी हमको जॉब से बाहर निकाला जा सकता है। ऐसी कंडीशन में हम लोग वहां पे 8 से 10 घंटे दे रहे हैं, तो क्या हम 3 से 4 घंटे सिस्टम को नहीं दे सकते क्या? तो इस सिस्टम को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। तो बहुत ज्यादा सीरियस रह के सिस्टम को अगर करेंगे तो इस सिस्टम भी हमारे प्रति सीरियस होगा। मेरा आरसीएम में आना बात अलग है, लेकिन आरसीएम का मुझ में आना बहुत बड़ी बात है। तो जब तक आरसीएम हम में नहीं आएगा तब तक वो वाली बात नहीं बनने वाली है। उसके बाद में है अपना दिमाग हमको कतई नहीं लगाना है। अपलाइन कह दे कि ये करना है तो बिल्कुल करना है। हो सकता है कि हमारी अपलाइन कम पढ़ी लिखी हो, हमसे उम्र में कम हो या ज्यादा हो, या कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपलाइन क्या है, हमसे पहले सिस्टम में आई है, मतलब हमसे एक सीढ़ी ऊपर खड़ी है, तो उसको क्या है कि बहुत ज्यादा दिख रहा है ऊपर तक का, जो हमको नहीं दिख रहा है। तो वो अपलाइन कह रही है कि भाई इस खड्डे में मैं गिर के आया हूँ, इसमें मत जाना, लेकिन हम कहेंगे नहीं, हम तो इस खड्डे में गिर के ही जाएंगे, तो कुछ नहीं हो सकता है। तो इसके लिए ये है कि अपलाइन जो कह दे उसको मानना है, उसकी बात को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। कभी कभी होता है कि हमको बहुत सारी बातें बहुत ज्यादा पता होती है, जैसे टेक्नोलॉजी का मामला हो गया या कुछ बहुत ज्यादा पता होती है, और अपलाइन अगर उनको कुछ नहीं पता है तो हम सोचते हैं इनको नहीं आता है। तो ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि वो हमसे ऊपर है तो बहुत ज्यादा कुछ जानते होंगे। जैसे एक बार क्या हुआ कि एक ऐसा रेस्टोरेंट टाइप था, वहां पे दो दोस्त हमेशा जाया करते थे। तो एक छोटा सा बच्चा था जो वहां पे काम करता था। तो एक दोस्त था, वो दोनों दोस्त थे, उनमें से एक दोस्त क्या करता था, वहां पे एक 5 रुपए का सिक्का रखता था और एक 50 पैसे का सिक्का रखता था। तो वो छोटा बच्चा रोज उनके पास जाता था, और जो भी उनको चाय वगैरह देनी रहती थी, तो देने के बाद में वो पूछते थे कि भाई जो दोस्त था वो वहां पे 5 रुपए और 50 पैसे रखता था, तो वो ये बोलता था कि बेटा चल इसमें ये बता कि 5 रुपया बड़ा है या 50 पैसा बड़ा है। तो बच्चा थोड़ा सोचता था, तो उन्होंने बोला कि देख, जो जिसपे तू हाथ रखेगा ना वो तेरा हो जाएगा, जो बड़ा है वो तेरा हो जाएगा। तो वो कहता था कि ये 50 पैसा बड़ा है। तो वो दोस्तों को बड़ा मजा आता था, मस्त हंसते थे, वो देख ले ये सबसे बड़ा बेवकूफ है, देख लो 50 पैसे को बड़ा कह रहा है। तो ठीक है भाई, अब तूने 50 पैसा बड़ा बताया तो इसको ले जा, और 5 रुपए वापस अपनी जेब में रखता था। डेली का ये उनका काम था, काफी समय तक, मतलब जब तक वो डेली वहां जाते थे, डेली यही काम करते थे, और हमेशा उसको 50 पैसा ही बड़ा लगता था बच्चे को, और हमेशा 50 पैसा लेके वो बैठ जाता था। तो एक बार क्या हुआ, उस दोस्त के साथ एक ऐसा व्यक्ति गया जो थोड़ी सी, मतलब उसका आईक्यू लेवल थोड़ा ज्यादा ही अच्छा था। तो उसने क्या किया कि देख, अभी तुझे एक बहुत मजे की बात बताता हूँ, तो देखना, यहाँ एक छोटा सा बच्चा है, उसको बिल्कुल पता ही नहीं पड़ता है, तो तू देखना मैं यहाँ पे 5 रुपए 50 पैसे रख रहा हूँ, और ये बोलेगा कि 50 पैसा बहुत बड़ा है। तो ठीक है, उसने फिर से वही चीज की, वो बच्चा वापस आया और उसने वापस 50 पैसा उठा लिया। वो दोनों चले गए, लेकिन जो दूसरा दोस्त था वो वापस से घूम के आया, और उसने बच्चे को पास में बुलाया कि बेटा कुछ बात तो है तुझमें,
जाते हैं तो अपलाइन इज ऑलवेज राइट। इस सिस्टम में 2 रूल काम करते हैं, उनको हमको हमेशा ध्यान में रखना है। पहला रूल है अपलाइन इज ऑलवेज राइट। कुछ भी हो जाए, कोई भी कंडीशन हो जाए, कितनी भी बड़ी आपदा आ जाए, विपदा आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपकी जो एक्टिव इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन है ना, वो हमेशा राइट होती है। उसके बाद में सेकंड रूल आता है कि अगर फिर भी अपलाइन गलत लग रही है, फर्स्ट रूल इज अपलाइन इज ऑलवेज राइट, लेकिन फिर भी अगर अपलाइन लग रही है गलत, तो सेकंड रूल ये है कि फर्स्ट रूल को वापस चेक किया जाए। तो कुछ भी हो जाए, अपलाइन तो हमेशा सही रहने वाली है। मैंने बताया कि अपना दिमाग नहीं लगाना है और उसके साथ साथ में सीखने पे फोकस करना है। मैं भी सिस्टम की स्टूडेंट ही हूँ, अभी सीख रही हूँ और सीखते सीखते बहुत ही मजा आ रहा है। और जितना नॉलेज अभी हम इस लॉकडाउन की कंडीशन में, ये जो पेंडेमिक कंडीशन आई है ना हमारे बीच में, इसका हम फायदा उठा सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बैठे हैं, मतलब सोच रहे हैं कुछ नहीं, कब लॉकडाउन खुलेगा, कब क्या करेंगे, कुछ नहीं, लेकिन जो लोग इस टाइम का यूज कर रहे हैं ना, बहुत नॉलेज ले रहे हैं, और उस नॉलेज के साथ जब एक्शन किया जाएगा ना, तो इतने शानदार रिजल्ट आने वाले हैं जिसकी हमने कभी कल्पना ही नहीं की होगी। तो ये है कि नॉलेज के साथ में अगर एक्शन किया जाएगा तो बहुत मजा आने वाला है। इस सिस्टम को मैं करना नहीं चाहती थी, मैंने पहले भी बताया, लेकिन मैं बहुत ज्यादा खुशनसीब हूँ। मैं मतलब क्या कहूँ, मतलब परमात्मा का बहुत 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 ज्यादा शुक्र है कि मेरे पेरेंट्स और मेरा जो LOS है, मेरी जो लाइन ऑफ स्पॉन्सर है, सबका विशेष फोकस रहता है मेरे पे। मतलब हमेशा कुछ भी हो तो, कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो मैं भी एनी टाइम उनको कॉल कर सकती हूँ और वो भी हमेशा रेडी रहते हैं हेल्प करने के लिए। तो ये वही इंडस्ट्री है जहाँ पे आपको हमेशा हेल्प की जाएगी। RCM को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। ये एक ऐसा कंसेप्ट है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी जिंदगी को पूरा चेंज कर सकता है। मैं लास्ट में एक छोटी सी स्टोरी से अपनी बात को खत्म करना चाहूंगी कि एक बार की बात, एक खरगोश था। खरगोश सभी जानते हैं, बहुत क्यूट सा होता है, व्हाइट कलर का। तो क्या हुआ कि वो बहुत अपने छोटे छोटे कदमों से बहुत फास्ट भाग रहा था और उसके पीछे एक कुत्ता था, वो अपने बड़े बड़े कदमों से उसके पीछे पीछे भाग रहा था। तो खरगोश आगे आगे अपने छोटे छोटे कदमों के साथ, और वही कुत्ता अपने बड़े बड़े कदमों के साथ उसके पीछे पीछे। ये बहुत देर तक चलता रहा और खरगोश बहुत जल्दी जल्दी अपने बिल में चला गया। तो अब कुत्ते के मन में ये विचार आया कि भाई मैं तो इतना बड़ा, ये खरगोश तो भाई इतू सा है और इसके कदम भी इतने इतने से हैं, लेकिन ये मुझसे आगे फास्ट भाग के इसके घर कैसे पहुंच गया। तो उसने बाहर से नॉक किया, बोला कि खरगोश भाई एक बार बाहर आओ। तो खरगोश ने कहा कि भाई साहब पागल या तो आप हो या मुझे समझ रहे हो, मैं बाहर आऊंगा तो सीधे तुम तो मेरा लंच करने वाले हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे को तुमसे एक बात पूछनी है कि तुम हो तो इतने से, तुम्हारे इतने छोटे छोटे कदम हैं और मैं इतना बड़ा हूँ तुमसे तुमसे इतना विशाल हूँ, ताकतवर हूँ, लेकिन फिर भी तुम मुझसे जीत कैसे गए। तो खरगोश ने एक बहुत प्यारी बात बोली। खरगोश ने ये बोला कि कुत्ते भाई साहब, आप तो अपने एक टाइम के लंच के लिए भाग रहे थे। उन्होंने क्या कहा कि आप तो अपने एक टाइम के लंच के लिए भाग रहे थे, लेकिन मैं अपनी पूरी जिंदगी के लिए भाग रहा था। तो यही मैं कहना चाहूंगी कि RCM जो है एक समय के लंच डिनर के लिए या छोटे मोटे कामों के लिए नहीं है कि ठीक है मेरे को थोड़ा बहुत 15-20 हजार आने लग जाए और मेरी जिंदगी जैसे तैसे निकल जाएगी। नहीं, ये हमारी पूरी जिंदगी के लिए है, ये हमारी जिंदगी को बदल सकता है। और यहाँ पे आपसे लोग इंस्पायर होते हैं, आपसे सीखते हैं और आप किसी और से सीखते हैं। तो इतना खूबसूरत कंसेप्ट जब हमारे बीच में है तो इसको बिल्कुल करना ही करना चाहिए। उसके बाद में भी अगर कोई क्वेश्चन है, कोई इश्यू है, तो प्लीज अपनी अपलाइन से कांटेक्ट करें। जितने भी नए लोग आज हमारे बीच में आए हैं, तो आपको जिन्होंने इनवाइट किया है उससे आप बिल्कुल कांटेक्ट करें। और सपना मैम का मैं एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि मैम ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। बहुत ही शानदार मैम है और मतलब ये है कि इतनी सादगी से मैम मतलब जो बातचीत करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैम आप जिस तरह से बातचीत करते हैं, आपकी लाइफ में जो स्पिरिचुअलिटी है उसको भी देखती हूँ मैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और एक जो बोलते हैं कि जो एक रियल ह्यूमन बीइंग जो होता है ना, जो मैंने देखा वो आपने देखा, मतलब अपनी इतनी लंबी मुलाकात वैसे कभी नहीं हुई है, हम लोग सिर्फ एक बार ही मिले हैं, लेकिन उसी में मैंने आपको जो चीज मतलब फील किया। मैं एक छोटा सा जो इंसिडेंट है आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगी। इतना मतलब मुझे उस टाइम जो फील हुआ कि सच में मतलब एक होता है ना बहुत सारे जनों में जो ईगो होता है या इस तरह से जो होता है ना, उन सब चीजों को छोड़ के मैम ने जो किया कि हमारा जो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था अलास्का होटल में, मैम को पता होगा बिल्कुल, फरवरी में 10 फरवरी को वो था। तो वहां पे
जो ब्रेक हुआ था उसमें हम सभी लोग वॉशरूम गए थे, तो मुझे नहीं पता इस बात को यहाँ शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन वहाँ वो थोड़ी सी गंदगी पड़ी थी, तो सभी लोग उसको इग्नोर करके जा रहे थे, लेकिन वहां पे जो टिश्यूज पड़े थे उससे मैम ने उसको साफ किया। मतलब वो देख के मतलब मुझे बहुत ऐसा फील हो गया कि मतलब ये है कि रूबी लेवल के लोग मतलब अगर ऐसा कर रहे हैं तो मतलब ये है कि हम लोगों को तो बिल्कुल मतलब ये सोचना चाहिए कि हम कहाँ हैं। ये जो सिस्टम है ना, मतलब बिल्कुल ये संस्कार है, फैमिली से संस्कार आते हैं, लेकिन ये जो सिस्टम है ना, ये भी आपको यहाँ आके ये सारी बातें सिखाता है कि कैसे हमको पब्लिकली कैसे बिहेव करना है। बहुत सारी ऐसी मतलब बातें हैं जो बयान नहीं की जा सकती है, इस तरह की जो बातें हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू मैम, शायद समय थोड़ा सा ज्यादा मैंने ले लिया, तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच मैम फिर से आपको कि आपने इनवाइट किया सभी को। जय आरसीएम, थैंक यू मैम। बहुत दिल को छू लिया आज मैडम ने हमारे इस स्पीच से। थोड़ा मैं भी भावुक हो गई, क्योंकि हमारे फैमिली में काफी सारे ऐसे चैलेंज आते हैं कि हमें पीछे करते हैं हमारे रिलेटिव हुए या हमारे आसपास के जिसे हम ज्यादा अपना समझते हैं ना, वो हमारी टांग खींचने की कोशिश करते हैं। तो ये मैं अपने आप से भी रिलेट कर रही थी कि जब मैं इस बिजनेस में आई तो मुझे काफी सारे चैलेंज आए। और मैम की बहुत अच्छी एक ये बात लगती है कि मैम जो भी बोलती है वो अपने आप से रिलेट होके बोलती, क्योंकि इन्होंने ये सब एक्सपीरियंस किया है और आपके साथ भी ये एक्सपीरियंस हो रहा है। लाइफ में क्या है कि हम अपने आप को कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं, यार मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, मेरा नसीब खराब है, या फिर मैं कर ही नहीं सकता हूँ। तो ये हम अपने आप को ढाल चुके हैं। तो मैम ने आज जो भी बताया, मैम मैं आपका दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी कि आप हमारे बीच आए और हमें इतना अच्छा वेबिनार दिया है और सबको इतनी अच्छी नॉलेज दी है, क्योंकि लोगों के पास नॉलेज है बट उसको यूज करते नहीं आता है। हमें उस नॉलेज पॉइंट को दबाना होगा, उन्हें बताना होगा कि ये नॉलेज पॉइंट को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इस नॉलेज को आप लोगों तक बांट के अपना लाइफ चेंज कर सकते हैं। और क्या होता है कि जैसे मैम ने बताया एक छोटा सा पॉइंट कि डिसीजन जो होते हैं ना हमारे छोटे छोटे, मैं भी अपने नोट्स बनाती हूँ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अपनी लाइफ के हर किसी, भले ही वो बड़ा हो या छोटा हो, मुझसे नोट्स बनाने से हमें उनकी वो बात हमेशा याद रह जाती है। तो भले ही वो छोटा हो या बड़ा हो, मैं अपने आप में नोट्स बना रही हूँ, तो आप सोचिए कि आपको भी जरूरत है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ मैं बहुत बड़ी हूँ तो मैं नोट्स बना रही हूँ, आपको भी बनाना चाहिए। नहीं, जो आपको पॉइंट्स लगता है कि हाँ मुझे ये पॉइंट्स को अपने आप में सुधारना है, उसके नोट्स बनाइए। जहाँ क्या होता है कि हम कई बार बिजनेस करने जाते हैं, तो बिजनेस में हमारे साथ कई सारे ऐसे सवाल उठ जाते हैं जिसके हमें जवाब नहीं आते, तो हम वहाँ साइलेंट हो जाते हैं या फिर हम कहते हैं कि हमें नहीं पता। तो सामने वाला आपकी तरफ ऐसी नजर से देखता है कि यार तुम इस बिजनेस को हमें समझाने आए हो, तुम्हें इस सवाल के बारे में नहीं पता है। तो जो ये छोटे छोटे सेमिनार वेबिनार होते हैं और मीटिंग्स होती है, जूम मीटिंग होती है, वो यही इसीलिए किया जाता है आपके लिए कि आपके जो भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, जहाँ आप रुक रहे हो बिजनेस करने के लिए, वहाँ पे आप ये बिजनेस कर सके, आगे बढ़ सके। और लाइफ में क्या है कि इन सब चीजों को अगर आप अभी सुधारेंगे ना तो काफी आगे तक जा सकते हैं। मैं मैडम का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी कि मैम ने इतनी अच्छी हमें आज इतनी अच्छी नॉलेज दी है, जिसको मैंने नोट किया है मेरे स्तर पे। आई होप आपने भी अपने स्तर पे नोट किया होगा। आज का मेरा छोटा सा टॉपिक है आप लोगों के साथ, जो मैम ने काफी अच्छे से डिस्कस कहा कि हमारा डिसीजन, कि जैसे हम लोगों के बीच अपना डिसीजन रखते हैं या फिर अपने लिए डिसीजन लेते हैं, तो कई बार होता है कि हम अपने बिजनेस को करने के लिए हम दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। जैसे कोई वुमेन हो गई या कोई सिस्टर हो गई या फिर कोई बेटा हो गया या फिर कोई जेंट्स हो गया, वो यही कहता है या कहती है कि मैं अपने घर वालों से ये बिजनेस पूछ के बताऊंगी करना है या नहीं करना है। तो मैम ने ये बात काफी अच्छे बता दिया कि नारी चाहे तो नारी घर की मैनेजर होती है, मैनेजमेंट स्किल्स में काफी अच्छी तरीके से फुट फुट के भरी जाती बचपन से। तो जब उसका हस्बैंड बाहर से एक पत्ती भी अपनी मर्जी से नहीं ला सकता है, तो वही काम होता है कि उस
महिला में इतनी पावर होती है कि वो अपने डिसीजन को खुद ले सकती है, और यही पावर सिर्फ महिलाओं में नहीं, ये सारी पावर जेंट्स पे भी होती है। क्या होता है, कई बार बोलते हैं ना कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे औरत का हाथ था, तो ऐसा भी होता है कि कई बार सक्सेसफुल लेडीज के पीछे एक आदमी का हाथ होता है। एग्जाम्पल के रूप में मैं खुद ही हूँ आप सभी के बीच, क्योंकि इस बिजनेस में मुझे लाने वाले मेरे हस्बैंड है, मेरे कह सकते हैं कि गाइडलाइन मुझे जो दिन रात कई बार तो ऐसा हो जाता है कि मुझे उनको चुप कराना पड़ता है कि प्लीज अभी तुम मेरे हस्बैंड हो, बस अभी चुप हो जाओ। और होता है ना कि अपना अपनों से नहीं समझता है, तो वहाँ कई बार हमारे ईगो आ जाता है कि अगर आपका हस्बैंड आपका अपलाइन है, या आपके फादर आपके अपलाइन है, या फिर आपके फैमिली में कोई भी आपके अपलाइन है ना, तो आप कई बार उनको ना ढीले में लेते हैं कि अरे होगा यार, सुन लेंगे, कर लेंगे, देख लेंगे। तो ये सब हमें इग्नोर जो हम लोगों को कर रहे हैं ना, ये करना छोड़ना होगा। और जो काफी सारी लेडीज होती है जो अपना डिसीजन लेने में लेट करती है और अपने ड्रीम्स को जो कह सकते हैं कि फील करने में लेट कर रही है, तो उन्हें आज ही अपना डिसीजन लेना है। एक स्टोरी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगी। एक स्टोरी है डिसीजन के ऊपर। वो स्टोरी ऐसी है कि आपको पहले तो अपने सभी को अपना वीडियो ऑन करना पड़ेगा, जिससे मैं आपके चेहरे देख सकूं कि आप स्टोरी सुन रहे हैं। आपको स्माइल के साथ रहना है, और अगर समझ में आ रही है तो सर हिलाना है, और नहीं समझ में आ रही है तो ना में सर हिलाना है। ठीक है, तो आपको मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? धन्यवाद। चलिए, तो आज की हमारी जो डिसीजन के ऊपर जो स्टोरी है, वो एक कंपनी के ऊपर है। एक कंपनी का सीईओ रहता है, उसको अपने जो कंपनी में एचआर, जिसका डिपार्टमेंट का जो एचआर होता है, उसको एम्प्लॉय को अटेंड करने जाना था। और वहाँ का कोई रूल होगा कि अगर कोई एचआर एम्प्लॉय को वहाँ पे रखते हैं, तो सीईओ को ही जाके उसको लेटर देना रहता है, या उससे मिलके उसको डिस्कस करना रहता है। तो सीईओ जाता है लंच पे उस व्यक्ति से मिलने जिसको अपॉइंट करने वाले रहते हैं। तो वहाँ पे लंच पे जब सीईओ पहले टाइम से पहुंच जाता है, अपने टाइम, क्योंकि वो सीईओ यार अपना टाइम को तो मैनेज करके चलना पड़ता है, तो इतनी बड़ी पोस्ट पे ऐसे नहीं आ जाते भाई, बहुत मेहनत लगती है। तो वो सीईओ टाइम पे पहुंच जाता है, और जो वो व्यक्ति रहता है जिन्हें अपॉइंट करना रहता है, वो 5 मिनट लेट आता है। तो उस वक्त सीईओ जो रहते हैं वो कुछ नहीं कहते, उन्हें वेलकम करते हैं, हाथ मिलाते हैं और उनको बैठने के लिए कहते हैं। तो जैसे ही लंच स्टार्ट होता है, तो उसके पहले स्टार्टर होता है। आई नो सबने खाया होगा, और स्टार्टर काफी अच्छा भी होता है। तो चलिए, तो क्या होता है कि सीईओ स्टार्टर के रूप में सूप मंगाते हैं। सूप सभी जानते हैं, चाइनीज टाइप में कोई सूप होता है। तो सूप मंगाते हैं, तो जैसे ही वो व्यक्ति के सामने सूप रखते हैं जिसे अपॉइंट करने वाले रहते हैं, तो सूप जैसे स्टार्ट करते हैं, तो वो सामने वाले व्यक्ति को ऑब्जर्व करते हैं कि वो क्या कर रहा है, कैसे उसके हाव भाव है, या फिर वो उस चीज को लेकर कैसे रिलेट करता है। तो वो व्यक्ति उस सूप में वो जो सॉल्ट वगैरह होते हैं, चाइनीज सॉल्ट वगैरह होते हैं, वो डालता है। बिना टेस्ट करे हुए वो सब सॉल्ट वगैरह डालता है, और वो सूप को पीना चालू कर देता है। तो जो सीईओ रहता है वो उसे बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, उस वक्त कुछ नहीं कहते हैं। जब पूरा लंच वगैरह खत्म होता है, लंच खत्म होने के बाद सीईओ को एक लेटर देना था अपॉइंट करने के लिए उस एचआर व्यक्ति को। तो उस वक्त वो सीईओ उन्हें लेटर नहीं देते, मतलब वो खत नहीं देते अपॉइंट करने के लिए, जो लेटर आता है वो नहीं देते, और कहते हैं कि हमारे एचआर डिपार्टमेंट आपसे कांटेक्ट में रहेगी। इतना बोल के वो सीईओ वहां से चले जाते हैं। जब वो अपने ऑफिस पहुंचते हैं, तो वहां पे एचआर डिपार्टमेंट को जो निचली स्तर पे जो जिन्होंने एचआर को अपॉइंट किया था, उन्हें बुलाते हैं, सभी व्यक्ति को बुलाते हैं। तो जैसे ही सभी व्यक्ति ऊपर आते हैं, तो सब पूछते हैं कि सर कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने पहला आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था कि आपने एचआर को अपॉइंट किया है। तो वो सीईओ बोलते हैं कि मैंने तो उसे लेटर ही नहीं दिया। क्या? मैंने तो उसको लेटर ही नहीं दिया, उसको ज्वाइनिंग कैसे मिलेगी? तो सभी व्यक्ति थोड़े मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एचआर डिपार्टमेंट में जब वो व्यक्ति सिलेक्ट होने वाला रहता है ना, तो 50-60 व्यक्ति में से एक व्यक्ति को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो वो सब लोग दंग रह जाते हैं कि इन्होंने लेटर क्यों नहीं दिया। तो एक व्यक्ति हिम्मत लगा
लगा के सीईओ से पूछता है कि आपने वो लेटर सर क्यों नहीं दिया, क्या बात हुई। तो वो सीईओ बड़े गंभीर अवस्था में मतलब आते हैं और थोड़ी गर्म अवस्था में आके बात करते हैं कि हमारा लंच हुआ, सारी बात बताते कि हमारा लंच हुआ। वो लंच के पहले हमने स्टार्टर मंगाया था, सूप मंगाया था, और उस व्यक्ति ने उस स्टार्टर सूप में जब सॉल्ट वगैरह डाले, जो भी चाइनीज सॉल्ट होते हैं वो सॉल्ट वगैरह डाले, तो उस चीज को देख के मैं बड़ा ताज्जुब हुआ। तो उन्होंने बोला ये कौन सी बड़ी बात है, इससे आपने उस व्यक्ति को क्यों अपॉइंट नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि वो व्यक्ति बिना टेस्ट करे जब उसमें सॉल्ट वगैरह डाल रहा था, तो सोचो अगर उस व्यक्ति को मैं अपनी कंपनी में रखता तो वो बिना डिसीजन लिए कोई भी डिसीजन लेता, मतलब बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन लेता, तो हमारी कंपनी के लिए क्या होता। अगर खारा हो जाता तो, अगर सूप जैसे खारा हो जाता वैसे हमारी कंपनी लॉस में चली जाती। तो बहुत छोटी सी बात कि डिसीजन पावर क्या होता है। और फिर ये बात सुनने के बाद वहाँ के जितने लोग थे जिन्होंने एचआर को अपॉइंट करने के लिए मीटिंग करी थी, तो वो कहते हैं कि सर ये मैटर रखता है कि इतनी छोटी बात आपको मैटर रखती है। तो सीईओ उनकी तरफ पलटते हैं और बोलते हैं आपको क्या लगता है ये छोटा बात है, अगर ये छोटा बात है तो नेक्स्ट आपका डिसमिस लेटर आपके डेस्क पे होगा। कोई भी बात, कोई भी डिसीजन छोटा नहीं होता, क्योंकि हम जिस चीज को छोटा समझ के चलते हैं ना, वो आगे चल के आपको क्या दे सकता है, क्या मिल सकता है, ये आपको सोचना होगा। और हमें ना अपने फैक्ट्स एंड फिगर पे थोड़ा ध्यान देना होगा कि आप कैसे है उसे क्लियरिफाई करें, कि आप किसी भी डिसीजन को लेने से पहले उसके बारे में जाने। और होता क्या है कि हम बिजनेस को जब करने आते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग को प्रॉपर्ली हम समझते नहीं है, 3-4 महीने करते हैं और सोचते यार इसमें तो कुछ आ नहीं रहा है, कुछ मिल नहीं रहा है, और इसे छोड़ के चले जाते हैं। लोगों को समझाना पड़ता है, पहले समझाने से पहले हमें सीखना पड़ता है। तो ये चीज सीखने के लिए हमें थोड़ा पेशेंस रखना होगा, अपने आप को थोड़ा धैर्यवान बनाना होगा। और ये हमारे व्यक्तियों में नहीं है, और इंडिया में तो बिल्कुल नहीं है। जरा जरा सी बात पे गुस्सा आ जाता है, चौराहे पे लड़ाई हो जाती है, सब बंदूकें निकल जाती है। होता है तो हाथ हिला के भी बता सकते हैं कि हाँ जी होता है, सबके यही होता है, हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा होता है। तो ऐसा कई बार होता है कि हम जब बिजनेस करने जाते हैं ना, तो कई बार ऐसे सुनते हैं यार आरसीएम में काफी सारे फ्रॉड लोग हैं, आरसीएम ने हमें डुबो दिया। तो उस व्यक्ति से पूछो कि तुमने कहाँ सुना, तो बोलेगा मैंने किसी और से सुना था। तो आप उस व्यक्ति से बोलो जिससे सुना था, क्या उसने अपने कानों से सुना था या आंखों से देखा था। तो वो जो व्यक्ति बोल रहा था ना कि आरसीएम में फ्रॉड लोग होते हैं और बिजनेस ऐसा होता है, तो वो भी बोलेगा नहीं मैंने, उसने भी किसी और से सुना था। अरे जो कही कहाई बातों पे विश्वास करते हैं वो दुनिया को ले डूबते हैं। तो आप भी सोचिए ना, जिस व्यक्ति ने अपने कानों से सुना नहीं, आंखों से देखा नहीं, बिजनेस को किया नहीं, आपको बता रहा है कि ये बिजनेस फ्रॉड है, ये बिजनेस नहीं चलेगा। अरे जो बड़ी बड़ी स्टार डायमंड पिन लेके बैठे हैं उनसे तो जाके देख मिलिए, एक बार उस पर्सनालिटी से मिलके आइए जो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे। आप उन व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो 10-15 हजार रखने की भी, कमाने की भी हैसियत नहीं रखते हैं। उनसे आप डिसीजन पावर उनके हाथ में क्यों दे रहे, अपना स्विच उनके हाथ में क्यों दे रहे। एक बहुत अच्छी बात मुझे और याद आ रही है कि एक जर्नलिस्ट था, वो एक बिजनेसमैन के पास जाता है और उससे पूछता है कि आपकी सक्सेस का राज क्या है। तो वो दो शब्दों में अपना मतलब जवाब रखते हैं कि बोलते हैं मेरा सक्सेस होने का जो राज है वो है गुड डिसीजन। फिर जर्नलिस्ट पूछता है अगेन कि आपका ये गुड डिसीजन कैसे आपको पता चला कि आप गुड डिसीजन, आपने सही डिसीजन लिया है या अच्छा डिसीजन लिया है। तो बोलते हैं कि वो अपना जो जवाब रहते हैं ना, सक्सेसफुल बिजनेसमैन रहते हैं, वो एक वर्ड में अपना जवाब रखते हैं, बोलते हैं एक्सपीरियंस। क्या बोलते हैं? एक्सपीरियंस। मैंने इस चीज का अनुभव किया है। तो फिर जर्नलिस्ट वापस पूछता है कि
अच्छा आपको एक्सपीरियंस कैसे आया? तो फिर वो जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन कहते हैं कि बैड डिसीजन से, गलत डिसीजन से। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में गलत डिसीजन के कारण आपके सामने गलत अनुभव आए हैं, जिसकी वजह से आप इस बिजनेस को लेकर नेगेटिव है। मैं आपके सम्मान करती हूँ कि आपने इस अनुभव को महसूस किया है। नेटवर्क मार्केटिंग में आके आपको काफी सारा लॉस हुआ होगा, क्योंकि कई सारी ऐसी फ्रॉड मार्केट में कंपनियां हैं जिसकी वजह से सिर्फ लॉस होता है, और लॉस होने के कारण हम पूरे नेटवर्क मार्केट को गंदा कहते हैं कि गंदा है, इसमें सिर्फ पैसा जाता है, कुछ नहीं मिलता है, सामान स्टॉक करके रख लेना पड़ता है और वो सामान निकलता नहीं। अरे भाई 2 महीने का अगर राशन आप एक साथ रख लोगे तो क्या दिक्कत है? 1 महीने में नहीं जाएगा, 2 महीने में नहीं जाएगा तो घर में यूज कर लो। क्या? अच्छा, आप सभी को मेरे बात से एग्री है तो आप चैट बॉक्स में भी हाँ कह सकते हैं, हाथ हिला के भी हाँ कह सकते हैं, मुंह हिला के भी हाँ कह सकते हैं अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है। धन्यवाद, सभी मेरी बातों से एग्री कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगी। तो ये है डिसीजन पावर कि अगर आपने अभी भी अपना डिसीजन स्विच, मैम के कहे मुताबिक, अगर अपना स्विच किसी और के हाथ में दे रखा है तो उसे जल्द से जल्द बदलिए। अपना स्विच अपने हाथ में रखिए, अपना डिसीजन पावर किसी को मत दीजिए, भले ही वो जेंट्स हो या लेडीज हो। हर में उतनी कैपेसिटी होती है, उतना सक्षम होता है हर व्यक्ति जो अपना डिसीजन खुद ले। तो यहीं पे मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। और आज के प्रोग्राम की मैं बात करना चाहूंगी। आज का प्रोग्राम काफी जबरदस्त रहा। काफी सारे मेरे पास यूट्यूब पे कमेंट्स आ रहे हैं और चैट बॉक्स में मैसेज आ रहे हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। और जूम मीटिंग का बताना चाहूंगी कि जूम मीटिंग सिर्फ 100% की कैपेसिटी में रहता है। तो अगर आप यहाँ पे नहीं जुड़ पाते हैं तो आप यूट्यूब पे हमारे सपना बाफना यूट्यूब लिंक पे जाके हमारे वीडियोस देख सकते हैं। हर लीडर का वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा। और मेरी यही आशा रहेगी